नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा और ये प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे जो आपके जीके जीएस से होंगे उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक, और इसी क्लास में इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। आइए चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले 49 नंबर का क्लास 1 से लेकर के 49 नंबर का क्लास सभी चैनल जीएस बाय आकाश पे अपलोड है। अगर आप लोग उसे नहीं पढ़े हैं तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्लासों को आप लोग कर लीजिए। आज के क्लास में हम लोग 50 नंबर के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, पहली प्रश्न कह रही है कि यूएई की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पे कुछ देश और उनसे संबंधित मुद्रा के बारे में पूछा जाता है, उनकी राजधानियों के बारे में पूछा जाता है, किस कॉन्टिनेंट में ये देश पड़ता है ये भी पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए तो देखिए यहाँ पे मुद्रा पूछा गया है, तो यहाँ पे मुद्रा के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यूएई की जो मुद्रा है वो दिरहम होती है। क्या होती है? वो होती है दिरहम। इसे आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, दिरहम। यूएई का मतलब क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात होता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो देखिए सऊदी अरब की जो मुद्रा होती है रियाल होती है। क्या होती है? रियाल होती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि चीन की क्या मुद्रा है, तो चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है क्या? रेनमीबी। क्या है? रेनमीबी इसकी मुद्रा है। इसके अलावा आप एक मुद्रा और याद रखेंगे, युआन। ये दोनों चीन की मुद्राएं हैं। अगर आपसे पूछे कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो जापान में येन चलता है, तो यहाँ की मुद्रा का नाम है येन। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो यहाँ पे मुद्रा चलता है टका। तो बांग्लादेश में टका चलता है। अगर आपसे पूछे कि भूटान में क्या चलता है, तो ये हमारे पड़ोसी देश भी हैं, इस वजह से इन लोग का जो मुद्रा याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। न्यूगल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। क्या है? न्यूगल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। अगर आपसे पूछे कि म्यांमार, ये भी हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ की मुद्रा की बात पूछे तो यहाँ पे चलता है क्यात। क्या चलता है? क्यात है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। डॉलर है, सिंबल ये होता है डॉलर का। ठीक, तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, यूएई की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है यूएई की मुद्रा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमीबी है या फिर युआन है। जापान की मुद्रा हजारों बार पूछा गया है, येन है। बांग्लादेश की मुद्रा भी एग्जाम में पूछा जाता है, टका है। और उसके बाद भूटान की मुद्रा भी पूछा जाता है। अगर म्यांमार की मुद्रा भी पूछा जाता है, क्यात है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि साइंस से संबंधित है। तो इस क्लास की खास बात यह है, आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी से आपका जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी का रिवीजन हो जाएगा। साइंस के भी प्रश्नों का यहाँ पे लगातार रिवीजन होता रहेगा। तो देखिए, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे इसका सूत्र बताना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MaOH का होल ट्वाइस होता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं? इसे आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इसे कहेंगे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। तो अब आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे जो महत्वपूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछा जाता है कि क्या होता है, फार्मूला या फिर सूत्र, या फिर और पूछा जाता है यूरिया का। यूरिया का तो फार्मूला गांव में कोई भी अंकल वगैरह पूछ लेते हैं, तो इसी वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ, यानी कि 1/2 H2O इसका फार्मूला होता है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यूरिया भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए
NH2CO NH2 याद रखना है, ये इसका फार्मूला होता है। NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला होता है। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है। ठीक, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए इसी तरह से बहुत सारे पुरस्कार, और ये वो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए आइए हम लोग यहाँ पे कुछ पुरस्कार और वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए बुकर पुरस्कार जो है ये अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं तो ये आप लोग बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किस महिला को मिला था, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि बुकर पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय महिला को मिला था। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस भारतीय महिला को मिला था बुकर पुरस्कार, तो ये अरुंधति राय को मिला था। किसको मिला था, अरुंधति राय को मिला था। कब मिला था, तो ये 1997 में मिला था। ठीक, इसी तरह से अब चलिए कुछ पुरस्कार और वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार अगर आपसे पूछे तो ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, हजारों बार बताया गया है, संगीत में। अगर आपसे पूछे कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कई बार बताया गया है, ये रिपीटेड प्रश्न है। बोरलाग पुरस्कार की बात करें अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत देने वाला है यूनेस्को, और शुरुआत करने का आग्रह किया था आपके उड़ीसा सरकार। अब एक प्रश्न और यहाँ पे महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दोनों पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल के कोच को दिया जाता है, यानी कि जो खेल सिखाते हैं, खेल सिखाने वाले गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है खिलाड़ियों को। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में। शुरुआत हुई थी 1969 में, पहली बार 1997 में अरुंधति राय को दिया गया था, पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार, कृषि के क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है, और कलिंग पुरस्कार जानते हैं, कलिंग उड़ीसा को कहा जाता था, तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और इसको शुरुआत करने का आग्रह किया था आपके उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने, और यूनेस्को के द्वारा आप इसको पुरस्कार को दिया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के कोच को दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास में आपको मजा आ रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, क्लास को मत सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से आनंदमय होकर के पूरे क्लास को पढ़िए। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आ चुका है पॉलिटी से, और क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो देखिए जो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं ना वो हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भाई ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एक हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति। तो इस वजह से यहाँ से प्रश्न उठाता है एग्जामिनर। तो अनुच्छेद नंबर 123 अगर पूछे इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है। क्या है, अध्यादेश है, तो इसकी शक्ति देता है अध्यादेश जारी करने का। अब राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रश्न अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया, 52 में कहा गया कि भारत में एक तो राष्ट्रपति होगा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे ये भी पूछा जाता है महाभियोग की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, ये महाभियोग की बात, इनको हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, ये कहा गया अनुच्छेद 61 में। ठीक, 60 में शपथ दिलाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, माफ उसका प्रावधान बदल सकता है। राष्ट्रपति का अगर क्षमादान पूछे किस अनुच्छेद में, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 108 में क्या है, तो इसका प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हुआ कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। अनुच्छेद 143 इसका प्रयोग करके राष्ट्रपति जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या फिर सलाह लेता है। तो ये बातें आप लोग सारी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, आप लोग याद रखेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति इसके तहत 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, देश में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का पद जो है, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के बाद, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, वो दिया गया। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की, ये अनुच्छेद 72 में है। और 123 में क्या, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किसी भी मुद्दे पे। अगला प्रश्न है कि 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन दिया गया, और ये सभी प्रश्न जो आपको बताया गया है ना, ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और ये बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये सभी बातों को आप लोग जरूर याद रखें, सभी प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न फिर आ चुका है पॉलिटी से। तो क्लास की खास बात है, जीएस के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, सभी का रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, वो प्राक्कलन समिति हो गया या लोक लेखा समिति हो गया या सरकारी प्रारूप समिति, ये सभी जो समितियां हैं ये संसद की वित्तीय समितियां होती हैं जो वित्त से संबंधित कार्य को करती हैं। ठीक, तो अब पूछा जाता है प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं, ये सभी बातें पूछा जाता है। कार्य क्या है ये पूछा जाता है। तो अगर अध्यक्ष की बात करें तो जो भी सत्ताधारी दल होगा, सत्ताधारी दल का सदस्य वही इसका अध्यक्ष होता है, वही इसका अध्यक्ष बनेगा। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्ताधारी, जो भी पार्टी सत्ता में है उसके सदस्य इसके क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। वो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति, तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष इसको नियुक्त करता है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं, प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों कहा गया केवल लोकसभा से? क्योंकि अन्य दो समितियां होती हैं जिसको कहा जाता है, एक है आपका लोक लेखा समिति, एक है सरकारी उपक्रम समिति, ऐसे करके कुछ नाम है। तो इन दोनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों सदस्य आते हैं, दोनों से सदस्य आते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपकी लोक लेखा समिति होती है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जबकि लोकसभा से इसमें कितने सदस्य आते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं। और जो कि राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं इसमें, तो राज्यसभा के 7 सदस्य, 7 और 15 मिलकर के 22 बनाते हैं। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। अब ये जो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को क्यों बताया गया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्राक्कलन समिति जो होती है आपकी, प्राक्कलन समिति, और जो आपकी लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इन दोनों समितियों को इन दोनों समितियों को संयुक्त रूप से जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन, जैसे IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहते हैं, इसी तरह से इसको भी जुड़वा बहन कहते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बोलते हैं, तो इसी तरह से प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन बोलते हैं। तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है, तो भैया याद रखिएगा। तो अब चलिए इसका रिवीजन करते हैं। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भी सत्ताधारी दल होता है उसके सदस्य होते हैं। जो भी पार्टी जो है, जैसे अभी बीजेपी का पार्टी है, बीजेपी राज कर रहा है भारत पे, तो इसका जो क्या होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं वो
सत्ताधारी दल के सदस्य ही इस प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका जो अध्यक्ष होगा उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करेगा, इनके अध्यक्षों की। और इसमें प्राक्कलन समिति में पूछे सदस्य कितने होते हैं, तो लोकसभा से 30 सदस्य, केवल लोकसभा से, राज्यसभा इसमें सम्मिलित नहीं होगा। जबकि लोक लेखा समिति में पूछे तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। और प्राक्कलन समिति जो है आपकी और लोक लेखा समिति, इन दोनों को जुड़वा बहनी भी बोला जाता है, इन दोनों को जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर आ चुका है फिजिक्स से, या फिर आप कह सकते हैं साइंस से प्रश्न है कि कौन विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, तो ये प्रश्न है। तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने का काम जनित्र करता है। कौन करता है, जनित्र करता है, जिसे आप लोग जनरेटर भी बोलते हैं। जनित्र मतलब जनरेटर। यह क्या कार्य क्या करता है, तो जनित्र क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ये कन्वर्ट करने का काम करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। और अगर आपसे पूछे कि विद्युत ये जनित्र है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सिद्धांत पूछे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये काम करता है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने दिया था। किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी का उल्टा होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या काम करता है, विद्युत मोटर। अगर आपसे पूछे ये क्या काम करता है, तो विद्युत मोटर क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ये बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। और ये प्रश्न भी एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सी चीजें कौन सी एनर्जी किस रूप में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है। तो ये बातें भी आप लोग गहनता से पढ़िएगा। देखिए, चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन यंत्र विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो जनित्र क्या काम करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। ये क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम करता है विद्युत ऊर्जा में। किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये काम करता है। किसने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, तो फैराडे ने दिया था। जबकि विद्युत मोटर क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक इसका उल्टा होता है। जिस तरह से माइक्रोफोन क्या काम करता है, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जबकि स्पीकर क्या काम करता है, ये वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आ चुका साइंस से। तो यहाँ पे देखिए, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। तो आपको विभिन्न धातुओं के गुण के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी धातु क्या गुण रखता है। तो ये बातें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, जो ब्रोमीन धातु होता है ना, ब्रोमीन ये अधातु, ब्रोमीन जो अधातु है ना, ब्रोमीन जिसका सिंबल क्या होता है, Br, ऐसे करके Br सिंबल इसका मिलेगा। ये क्या होता है, इसमें गुण पाया जाता है कि ये अधातु होते हुए भी ये तरल अवस्था में रहता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी धातु है भैया, कौन सी ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी वो तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में रहता है, तो वो धातु होता है आपका पारा। पारा को क्या कहते हैं, अन्य नाम इसका मरकरी भी इसे बोलते हैं। और सिंबल इसका Hg होता है। क्या होता है इसका सिंबल, Hg। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ धातुएं और उनके गुणों के बारे में आइए चलिए चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सोडियम के बारे में यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है, और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम इन दोनों का गुण है, इन दोनों धातुओं का क्या गुण है, किसे आप लोग चाकू से काट सकते हैं। तो ये बात एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से क्या है, आसानी से काटा जा सकता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और चांदी क्या गुण रखता है, चांदी, तो ये चांदी जो है ये विद्युत का और उष्मा का दोनों का सुचालक होता है। विद्युत का एंड उष्मा दोनों का क्या होता है, ये सुचालक होता है, यानी कि अच्छा वाला चालक होता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए चलिए, कौन सी अधातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में होती है। तो ऐसी अधातु है
वो ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। लेकिन कैसे पूछे कि कौन सी धातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में होती है, तो वो है पारा, मरकरी, जिसे Hg बोलते हैं। सोडियम और पोटेशियम का गुण ये है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। और चांदी का गुण क्या है कि ये विद्युत का और उष्मा का दोनों का गुड कंडक्टर होती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन है। तो ये भी बातें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ राज्यों और उनके राज्यपाल और कुछ राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अभी राज्यपाल के बारे में पूछा है, वो भी कहाँ के? राजस्थान के। तो इसके राज्यपाल बने हैं किशन राव बागड़े। कौन बने हैं? किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अगर करंट अफेयर का प्रश्न है, अगर ये आगे चल के बदल भी जाता है और आप लेट से वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। भजन सीएम पूछे तो भजन लाल यहाँ पे शर्मा है, यहाँ के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बातें किया है राज्यपाल के बारे में, तो हम लोग चलेंगे कहाँ पे? राज्यपाल से मिलने। अनुच्छेद 153 में क्या है? तो देखिए पॉलिटी के प्रश्नों को भी हम लोग लेते चलेंगे और अनुच्छेद वगैरह भी आप लोग यहाँ पे साथ में याद रखते हुए चलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं भैया, राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है। क्या है? राज्यपाल का पद, कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये बातें कही गई है। तो इनकी नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कार्यकाल इनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है। और इनका राज्यपाल का अगर आपसे पूछे कि शपथ किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद में, तो 159 में इनका जो है शपथ का प्रावधान किया गया है। और इनको राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे साथ में ही याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 213 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ठप्पा लगा लीजिएगा। तो अनुच्छेद नंबर जो 213 है, इसमें जो राज्यपाल का अध्यादेश दिया गया, क्या दिया गया? राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक, तो ये बातें दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देखिए अब रिवीजन करते हैं कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन है? तो किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो है राज्यपाल के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा है। आइए राज्यपाल के बारे में कुछ अनुच्छेदों को कंठस्थ करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य पे एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी कार्यभार देख सकता है। अगला प्रश्न अगला है, अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ये बात अनुच्छेद 155 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 159 में राज्यपाल का शपथ दिया गया है कि शपथ कौन दिलाएगा? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर आप लोग अनुच्छेद नहीं याद रख पा रहे हैं तो ये तो जरूर याद रखेंगे कि राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो देखिए रैमन मैग्सेस पुरस्कार को, रमन मैग्सेस पुरस्कार को इसे कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये रैमन मैग्सेस जो पुरस्कार है, भैया बता दीजिए कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 1957 से हुई है। अगर आपसे पूछे कि रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम है विनोबा भावे। किसे सबसे पहले दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। और विनोबा भावे को 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब कुछ पुरस्कार और उनके शुरुआत कब हुए थे, ये बातें एग्जाम में पूछी जाती है। और कौन से जो है संस्था किस पुरस्कार को देती है, ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यास सम्मान।
व्यास सम्मान, क्योंकि ये बातें पूछी जाती हैं। और व्यास सम्मान और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कारों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1965 में, किसने किया था, तो शांति प्रसाद जैन ने किया था। किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने इसकी शुरुआत की थी। व्यास सम्मान अगर आपसे पूछे कि ये कब से शुरू हुआ था, तो 1991 में। और किसने शुरू किया था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बिरला फाउंडेशन ने। किसने शुरू किया था? बिरला फाउंडेशन ने इसे शुरू किया था। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1957 में हुई थी। सर्वप्रथम पाने वाले व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे, 1958 में दिया गया था। व्यास सम्मान 1991 में शुरुआत हुआ था, बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया गया जाता है। अगर आपसे पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू किया गया था और शांति प्रकाश जैन जी ने इसे शुरू किया था। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, यहाँ पे अन नहीं लिखा, क्या अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई, तो इसके रचयिता हैं अपने दादा भाई नौरोजी जी हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन सभी प्रश्नों को जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लिखने वाले हैं आप लोग के सामने। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये बातें अब इन्होंने सर्वप्रथम क्या कर दिया, इन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय बता दिया। क्या बता दिया? प्रति व्यक्ति। इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। तो ये भी पूछा जाता है 1867 में। कितना? 1867 में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया था, और उस समय जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपया थी। 20 रुपया निकल के गई। इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया। राष्ट्रीय आय, इसी पुस्तक में इन्होंने इन दोनों बातों को बताया था, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने राष्ट्रीय आय का भी आकलन किया। और दादा भाई नौरोजी ने ही धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही धन निकासी का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय धन को एक अलग तरीके से ब्रिटेन में ले जाया जा रहा था, उससे संबंधित है धन निकासी का सिद्धांत। तो ये भी बातें पूछी जाती है। और दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे, पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी को। इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम इन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाला 1867-68 में। उस समय प्रति व्यक्ति आय निकल के आया था 20 रुपये। और राष्ट्रीय आय कब इन्होंने निकाला था, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, उसी टाइम 1867-68 में। और धन निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग दादा भाई नौरोजी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो कुछ पुस्तकों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। कुछ पुराने पुस्तक और नए करंट अफेयर के भी पुस्तक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अभी पुराना पुस्तक है तो पुराने पुस्तक के बारे में बताया जाएगा, नया पुस्तक आएगा तो नया पुस्तक के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये सभी ऐसी पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। और बच्चों को तो ये अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर ये सभी प्रश्न याद होने चाहिए। देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये पुस्तक है स्टीफन हॉकिंस की, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। स्टीफन हॉकिंस इनकी पुस्तक थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टीफन हॉकिंस की ये पुस्तक थी। आइए चलिए कुछ पुस्तकों के बारे में जो बार बार पूछी जाती है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगाकर आप लिखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक किसकी है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक है आपके चार्ल्स डार्विन की। ये पुस्तक है स्पीसीज, ये पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है
कम से कम तो कुछ नहीं तो 100-200 बार एग्जामों में पूछी गई है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे अलग अलग एग्जामों में। अलग आपसे पूछे कि प्रिंसिपिया किस राइटर की पुस्तक है, तो ये न्यूटन का पुस्तक है। इन्होंने ही न्यूटन ने इसमें ही अपने जो प्रमुख नियम है उसमें बताया था। अगर आपसे पूछे कि मीन कैंप किसकी पुस्तक है, मीन कैंप का मतलब मेरा संघर्ष होता है, और ये पुस्तक है एडोल्फ हिटलर की। ये पुस्तक किसकी है? एडोल्फ हिटलर की। आप बता सकते हैं कि नेहरू जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कह के किसने संबोधित किया था? अगला पुस्तक है, अगर आपसे पूछे कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है जो है एडम स्मिथ की। किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछे कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की दृष्टि से। तो दास पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, और ये कल के एग्जाम में भी कल के क्लास में भी बताया गया था। कार्ल मार्क्स ऐसे लिखा जाएगा, तो कल के क्लास में भी बताया गया था। तो देखिए, अगर आपसे पूछे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। प्रिंसिपिया जो है न्यूटन की पुस्तक है। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष, ये हिटलर की पुस्तक है। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि बांध से संबंधित है। तो देखिए, कुछ नदियां और उन पे उपस्थित बांध, और ये बांध किस राज्य में है, ये बातें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये जो है आपके इंडियन ज्योग्राफी से आएगा, या फिर कुछ विश्व की नदियां रहेंगी उस पर बना हुआ बांध पूछेगा, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आएगा। तो देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी द्वार पर निर्मित है? और ये जो हीराकुंड बांध है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, जो तीनों बांध है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों को यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे बना हुआ है। कहाँ पे? महानदी पे। और महानदी पे बना हुआ, तो ये भी बताइए किस राज्य में बना हुआ है, तो ये उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। ये तो हो गई आपकी हीराकुंड बांध की परिचय। लेकिन इसका अगर आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध की विशेषता पूछे क्या है, तो ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बता दीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है आपकी टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है दो नदियों पे बना हुआ है। टिहरी बांध दो नदियों पे बना हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियों पे बना हुआ है। तो देखिए, एक तो है आपका भागीरथी, और दूसरा है आपका भिलांगना। इन दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में ये नदी बसा हुआ है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे पूछे, तो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो बांध पूछे, और बांध केवल बांध की बात हो रहा है, तो ये स्थित है सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं। ये गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? ये गुरुत्वीय बांध है। ठीक, तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, पहले पूछे कि हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है, तो ये महानदी पे निर्मित है। कहाँ निर्मित है? तो उड़ीसा में। ये हम कम से कम 100 बार ये प्रश्न पढ़ा चुके हैं। अगर आपसे पूछे इनकी विशेषता क्या है, तो विश्व का ये सबसे लंबा बांध है। कैसा बांध है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर के ऊपर है। 25 किलोमीटर से लगभग 25 और 26 किलोमीटर के बीच में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ये भागीरथी और भिलांगना नदी पे स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पे स्थित है। ये भारत का गुरुत्वीय बांध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिर पॉलिटी से आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का जो जब आप अनुच्छेद
51A को पढ़ेंगे तो इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो मूल कर्तव्यों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भैया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगा लीजिए। देखिए मूल कर्तव्यों के बारे में क्या क्या पूछा जाता है कि ये लिया कहाँ से गया है, लिया कहाँ से गया है, तो आप लोग बताएंगे रूस या फिर सोवियत संघ। अगर आपसे पूछे कि ये किस भाग में है, ये भी पूछे भाग किस में, तो 4 के क में है, 4 के क में। अगर आपसे पूछे कि इसमें सिफारिश कौन सी समिति ने किया था, सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है, तो ये भी बातें पूछी जाती है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। और जब ये सिफारिश किया तो ये 8 मौलिक कर्तव्यों को यानी कि 8 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ने की बात कही थी, केवल 8 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यहाँ में जुड़ा कितना मौलिक कर्तव्य, तो जुड़ा था पहली बार 10 मौलिक कर्तव्य। इसके लिए संविधान में संशोधन कौन से किए गए ये भी पूछ ले, तो संशोधन इसके लिए संविधान में किए गए थे 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल। और 11 नंबर वाला जो जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि 2002 में। और ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पे जितनी बातें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगा करके इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को का उल्लेख है? अनुच्छेद पूछे तो 51 है, भाग पूछे तो 4 का क। लिया कहाँ से गया है? रूस से। समिति कौन सी सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह। अब जब सिफारिश की थी तो ये कहा था 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए, लेकिन जब जुड़ा तब कितना जुड़ा? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इसके लिए संविधान में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, लेकिन वर्तमान समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बात यह है कि बाद में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि 2002 में है। इसके द्वारा शिक्षा को इसमें जोड़ा गया। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों से जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है सभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? तो देखिए इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? दाब। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है दाब से? तो अगर आपसे पूछे कि एसआई मात्रक बता दीजिए दाब का, तो इसको न्यूटन प्रति मीटर, इसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन हो गया क्या यहाँ पे? ओ सॉरी, ऐसा हो गया कि न्यूटन भाई देखेंगे वो भी नाराज हो जाएंगे। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका फार्मूला है, जिसे क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, ये बात थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसी वजह से ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब अगर आपसे पूछे तो पास्कल नहीं पास्कल में नहीं जाएंगे, तब इसको मापते हैं किसमें? बार में मापते हैं, बार। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है, ये भी हजारों बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बैरोमीटर है, इससे मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक, तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? कम से कम कुछ नहीं तो 50 बार ये प्रश्न बता चुके हैं, आप लोग इसे बताएंगे। अगला प्रश्न फिर आ चुका है इंडियन जियोग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए कुछ हिमनद और ग्लेशियर, हिमनद ग्लेशियर एक ही है, उनके बारे में पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है, ऊंचाई कितनी। ऊंचाई ज्यादा नहीं पूछी जाती है, बस आप लोग बताइए किस राज्य में स्थित है या फिर किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है। अगर पर्वत श्रेणी पूछेगा तो काराकोरम बताएंगे, काराकोरम श्रेणी। आगे हम लोग काराकोरम, इसका रिवीजन नहीं किया गया, तो देखिए इसका रिवीजन पहले करते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको क्या कहते हैं प्यार से? पास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि पास्कल ने इसकी खोज की थी। अब वायुमंडलीय दाब की केवल पूछे तो इसको बार में मापते हैं, BAR में मापते हैं। और बार मतलब जहाँ पे मदिरा पान किया जाता है वो जगह नहीं, बार मतलब इसका इकाई है, एसआई मात्रक है भाई, ये याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है यंत्र कौन सा होता है? तो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सियाचिन हिमनद स्थित है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगर पर्वत पूछे, अगर राज्य पूछे तो लद्दाख राज्य में। किस राज्य में? लद्दाख
पहले तो जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब हो गया लद्दाख राज्य में। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे काराकोरम श्रेणी कैसे आया। देखिए ये काराकोरम जो श्रेणी है वो आपका हिमालय का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय भी यहाँ पे हिमालय लगा हुआ है, फिर भी ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसमें तीन श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी श्रेणी? काराकोरम सबसे उत्तरी वाली है, काराकोरम श्रेणी। उसके दक्षिण में पड़ता है, लद्दाख श्रेणी। और फिर उसके दक्षिण में क्या कौन सा श्रेणी पड़ता है? उसके दक्षिण में आपका काराकोरम लद्दाख, उसके बाद जास्कर श्रेणी पड़ता है। तो ये तीनों श्रेणियों को याद रखेंगे। और ये जो है हिमालय का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। K2 भी आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये हिमालय का हिस्सा नहीं है भैया, आप लोग ध्यान रखेंगे। सियाचिन हिमनद पूछे काराकोरम श्रेणी पे स्थित है, और काराकोरम श्रेणी पे अन्य भी ग्लेशियर स्थित है, अन्य ग्लेशियर भी स्थित हैं। जैसे आपका हो गया सियाचिन तो हो ही गया। बियाफो अगर आपसे पूछे बियाफो ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, या फिर अगर आपसे पूछे कि बाल्टोरा ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, बाल्टोरा ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, या फिर हिस्पर ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, हिस्पर ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। तो ये सभी जो ग्लेशियर है, ये सभी ग्लेशियर जो है ये स्थित है आपके सियाचिन हिमनद में। ठीक, बातें आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में, या फिर राज्य पूछे तो लद्दाख में। बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर ये सभी कहाँ पे स्थित है? यहीं पे स्थित है, यानी कि काराकोरम श्रेणी पे। ट्रांस हिमालय का 3 पार्ट, जिसको क्या कहते हैं? उत्तरी श्रेणी को काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर उसके बाद जास्कर श्रेणी है। तीनों लाइन से है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर गलत क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। ये दिल वाला आइकन भी भेज सकते हैं, दिल मुझसे नहीं बनता, दिल वाला कैसे बनता है, दिल वाला आइकन भी भेज सकते हैं। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पे इसका PDF पा सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था। तो देखिए सिख युद्ध, ये जो सिख आंग्ल और सिख युद्ध है ये टोटल दो हुए थे। पहला वाला जो आंग्ल सिख युद्ध है ये 1818 से 1845 से 46 के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, ये किसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये पूछा जाएगा कि ये किसके कार्यकाल में हुआ था। तो ये बताएंगे ये कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में? कैनिंग नहीं था भाई, हार्डिंग था। ये किसके समय में हुआ था? हार्डिंग के समय में हुआ था। ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। और इसके ये समाप्त कौन सी संधि से हुआ था? तो इसके लिए संधि किया गया था लाहौर की संधि। कौन संधि किया गया था? लाहौर की संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। ठीक, ये युद्ध समाप्त हुआ था। अब जब दूसरा वाला हुआ था, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये वाला जो हुआ था ये चला था 1849 से 50 के बीच में, 1848 से 49 के बीच में चला था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हुआ था, ये कार्यकाल किसका था ये भी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो कार्यकाल ये डलहौजी का था। आप लोग देख सकते हैं इस समय डलहौजी ट्रेन भी शुरू किया था। तो इस समय जो कार्यकाल था डलहौजी का था। और इसमें क्या कार्य हुआ था, इसमें सिख राज्य का जो विलय था, इसके तहत सिख राज्य का विलय, आप लोग जानते हैं विलय नीति किसकी थी? डलहौजी की थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिख राज्य का जो विलय है ब्रिटिश राज्य में हो गया था। किस राज्य में? ब्रिटिश राज्य में हो गया था। तो ये था आपका द्वितीय
आंग्ल सिख युद्ध। तो इसके बाद कोई सिख युद्ध नहीं हुआ था, तो दोनों की बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि दोनों सिख युद्ध की बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था, तो ये 1854 से 1846 के 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। इस समय कार्यकाल हार्डिंग का था, समाप्त किया गया था। इसे लाहौर की संधि हुई थी, संधि समझौते से युद्ध को समाप्त किया जाता था, रोका जाता था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा वाला जो आंग्ल सिख युद्ध है वो 1848 और 49 के बीच में हुआ। इस समय कार्यकाल था डलहौजी का, और इसमें सिख राज्य का जो विलय हुआ था वो ब्रिटिश राज्य में हो गया था। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो अब ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते होंगे या प्रीवियस ईयर देते होंगे तो ये सभी प्रश्न जरूर आपको मिलते होंगे। देखिए कुछ समाज हैं और उनके संस्थापकों के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इस समाज के संस्थापक कौन है। देखिए जो आपका ब्रह्म समाज था इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे, ठीक। और बात यह है, अब हम कुछ समाजों के बारे में और उनके संस्थापकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आर्य समाज पूछे तो इसमें दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसमें आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने इस समाज की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसमें ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। किसने? ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था, वेद समाज की स्थापना किसने किया था, तो वो आप लोग बताएंगे कि शिव नारायण जी ने इसकी स्थापना किया था। तो ये दोनों बातें आप लोग, सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सत्य शोधक समाज जो था आपका, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने। वेद समाज की स्थापना शिव नारायण ने किया था। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगा करके इसे नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बहुत सही। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए ये प्रश्न है कोई दिवसों के बारे में हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो 8 मार्च को, लेकिन अगर कहीं आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले, राष्ट्रीय महिला डे पूछ ले कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे इस तरह से जनवरी 13 फरवरी की किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नर्स दिवस कब मनाया जाता है, नर्स दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व नर्स दिवस जो है ये 12 मई के दिन मनाते हैं विश्व नर्स दिवस। और इस समय किसकी जन्मदिन पे मनाते हैं? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पे मनाते हैं। किसकी जन्मदिन पे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन दिवस पे मनाते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर विश्व जनसंख्या दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी के दिन सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे इसे मनाते हैं, ठीक। और नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पे मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना करने वाले हैं इसे शहीद ए आजम भी कहा जाता है, भगत सिंह। किसे? भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कब स्थापना की थी, तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शहीद ए आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम कहा जाता है, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
और भगत सिंह ने पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से भगत सिंह से प्रश्न पूछा जाता है कि नारा कौन सा नारा दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था। तो इन्होंने, अगर आपसे पूछे कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था सैंडर्स की हत्या। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछ रहा है आजकल, इनको फांसी की सजा किसने सुनाई थी? तो इनको फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। लेकिन सजा किसने सुनाई थी? सजा सुनाने वाले न्यायाधीश को बताइए कौन थे? तो सजा इनको सुनाए थे जीसी हिल्टन नामक एक कोई न्यायाधीश थे, इन्होंने ही इनको सजा सुनाया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने इसकी स्थापना 1926 में किया था और शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया, सैंडर्स की हत्या किए थे और फांसी इन्हों कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। सजा किसने सुनाया था? तो जीसी हिल्टन ने इनको सजा सुनाया था। ये एक न्यायाधीश थे, इन्होंने, जीसी हिल्टन ने इन्हें सजा सुनाया था। वरीयता क्रम बताइए। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए, वरीयता क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। और भारत के इसके बाद सबसे बड़ा पद, दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति का। किसका है? उपराष्ट्रपति का। उसके बाद नंबर आता है आपके प्रधानमंत्री का। किसका नंबर आता है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के बाद जो बड़ा पद है वो कौन सा है? आपका पूर्व राष्ट्रपति का। सॉरी, प्रधानमंत्री के बाद जस्ट आपके आते हैं राज्यपाल। कौन आते हैं? राज्यपाल का पद आता है। फिर आता है आपका पूर्व राष्ट्रपति का पद, फिर पूर्व राष्ट्रपति का पद आता है, फिर आता है उप प्रधानमंत्री का पद, उप प्रधानमंत्री का पद आता है। तो इसी तरह से वरीयता क्रम की बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद उप प्रधानमंत्री के बाद किसका पद आता है? इसके बाद आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश। और इनके ही समकक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि योग्यता वगैरह तो नहीं, लेकिन इनके जिस क्रम पे आ रहे हैं, देखिए पहला दूसरा, भारत के पहले व्यक्ति हो गए राष्ट्रपति, दूसरे व्यक्ति हो गए उपराष्ट्रपति, तीसरे व्यक्ति हो गए प्रधानमंत्री, चौथे व्यक्ति हो गए राज्यपाल और पांचवें व्यक्ति होते हैं आपके पूर्व राष्ट्रपति और छठे व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री, पूर्व वाले उप प्रधानमंत्री और सातवें नंबर पे आते हैं मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। अब कहेंगे कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो जब भी जैसे राष्ट्रगान, जैसे कोई समारोह हो गया, जैसे अब हम लोग मना रहे हैं गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो वहाँ भी सम्मानित करते समय इस क्रम को ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति को, फिर प्रधानमंत्री को। इस तरह से चीजें की जाती हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे कहते हैं वरीयता क्रम। भारत का जो वरीयता क्रम है, सबसे पहले है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर पूर्व प्रधानमंत्री, फिर मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष को लिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? स्टैटिक से है, ये इकोनॉमी का भी प्रश्न है। तो यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। इकोनॉमी से प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये सभी बातें, जनसंख्या वगैरह की बातें इकोनॉमी में ही पूछी जाती हैं। तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे नोट करेंगे जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। अगर आपसे पूछे कि आखिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये बताएंगे आप लोग कि बिहार के पास है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितना? मात्र 17 व्यक्ति हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक। अब अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे क्या क्या बातें पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम बता दीजिए, पहली राजधानी बताइए। अरुणाचल प्रदेश का अगर आपसे पूछे, अरुणाचल प्रदेश का अगर पुराना नाम पूछे तो इसका पुराना नाम क्या है? नेफा। क्या है पुराना नाम? नेफा। अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश में भैया बताइए दर्रा कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में अगर पूछे
तो बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये सभी कहाँ पे पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा, इसके अलावा दीफू दर्रा, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीफू दर्रा भी इसी में यहीं पे पाया जाता है। और यांगयाप दर्रा, यांगयाप नामक दर्रा, ये सभी दर्रे यहीं पे पाए जाते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में अगर आपसे पूछ ले कि जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो देखिए डफला, मिसमी, ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। डफला, मिसमी, जो मिसमी जनजाति है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पे सारी बातें, यहाँ पे जितनी बातें लिखी गई हैं आपके सभी जीके की दृष्टि से, जीके जीएस की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। लेकिन सबसे पूछे, और पुराना नाम अरुणाचल प्रदेश का नेफा है। क्या है? नेफा इसका पुराना नाम है। जनजाति यहाँ पे डफला और मिसमी नामक पाई जाती है। दर्रा यहाँ पे बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा यहाँ पे स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, या फिर पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे कवक और शैवाल के बारे में लिखा जाएगा। देखिए, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि अगर आपसे पूछे कि पादपों की कोशिका भित्ति, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे शैवालों की कोशिका, ये मिटकेगा कैसे? लेकिन अगर आपसे पूछे कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति पूछ ले किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है काइटिन की। जबकि अगर आपसे पूछे कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति, ये पूछे किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। पादप की पूछे तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक। और कवक का अध्ययन अगर आपसे पूछे कि क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को। अगर यहीं पे पूछ ले आपको कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में हजारों बार पूछा जाता है, कवक एंड शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? कवक एंड शैवाल के बीच की कड़ी का कौन काम करता है? कवक और शैवाल के बीच की कड़ी का कौन काम करता है? तो लाइकेन करता है। लाइकेन है कवक और शैवाल के बीच की सहजीविका का बंधन। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन होता है। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, जबकि शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? लाइकेन। ये बायो से प्रश्न था और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। यहाँ पे सभी जो एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है और छपे हुए प्रश्न है, तो ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी? ठप्पा लगाकर इंपॉर्टेंट का लिखिए कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 40, और अधिकतम इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितना लोकसभा में होगा, अधिकतम संख्या की बात करें तो लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उसके 1/3 यहाँ पे लिया जाता है, उसका मल्टीप्लाई 1/3 वो लिया जाता है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। अब विधान परिषद यहाँ पे पूछ लिया भैया, तो भारत के 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये चलिए कौन कौन से राज्य हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना उत्तर प्रदेश देखेंगे, यूपी बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया, और बिहार हमारा भाई है, बिहार को देखेंगे, ये दोनों में है। और फिर जाएंगे सीधा महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र के पास जाएंगे, महाराष्ट्र से जाएंगे नीचे उतरेंगे, सीधे जाएंगे कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश अलग हुआ था तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश देखेंगे और आपका तेलंगाना, तो ये 6 राज्यों में है आपके क्या है, विधान परिषद। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 6 राज्यों में विधान परिषद है। या फिर द्विसदनी व्यवस्था 6 राज्यों में, द्विसदनी व्यवस्था जहाँ पे लोकसभा भी हो राज्यसभा दोनों हो तो उसे द्विसदनी व्यवस्था कहते हैं। जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं द्विसदनी व्यवस्था। ठीक, तो आइए चलिए रिवीजन करते हैं इसका कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 40, और अधिकतम तो सॉरी लोकसभा का 1/3 नहीं, ये विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3 होता है। जबकि अगर आपसे पूछे विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, विधान सभा में कितने सदस्य होते हैं, तो न्यूनतम की बात करें विधानसभा में हो सकते हैं 60 सदस्य, और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, तो अधिकतम जो है सदस्य इसमें 500 हो सकते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी क्योंकि यहाँ पे बोलते वक्त और लिखते वक्त ही थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ ना, तो गलती होना जायज होता है। तो देखिए विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होती है और अधिकतम जो है विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/3 हो सकता है। और 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो है आपकी विधान परिषद है। विधानसभा जो है न्यूनतम सीट इसमें 60 होती है, अधिकतम 500 होती है। अगला प्रश्न है कि मिलान करें, तो पुरंदर दुर्ग पर विजय, ये शिवाजी से संबंधित कुछ प्रश्न है, उनका मिलान करना है। ठीक, मिलान करना। देखिए सबसे पहले पुरंदर की दुर्ग पर विजय किए थे इन्होंने 1648 कब किए थे, ये किए थे 1648 में, तो मिलान कर दीजिएगा। अगला प्रश्न सूरत लूटमार कब किए थे, तो ये किए थे 1664 में। और राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ था 74 में, कर्नाटक पे आक्रमण 1877 में। तो ये था इसका मिलान। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, इसको नीचे ऊपर करना था लेकिन भूलवश ये सीधे सीधे ही हो गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो ये है हमारे 9, यहाँ पे आंसर इसका लिखेंगे, आंसर ये है नवपाषाण काल की विशेषता। कहाँ की विशेषता है, नवपाषाण काल की विशेषता है। ठीक, कि यहाँ पे जो उपकरण बनाए गए थे तो नवपाषाण काल के जो मानव थे वो उपकरण मतलब अस्त्र, उपकरण का मतलब क्या होता है, अस्त्र, या फिर अपना जो औजार होते हैं, औजार, ये किसके बनाए गए थे, तो ये जो है पॉलिशदार, यानी कि यहाँ पे पॉलिश करके चमका दिए थे, यानी कि तेज धारदार बना दिए थे। तो ये बातें नवपाषाण काल का क्या क्या चीजें पूछी जाती है, तो यहाँ पे नवपाषाण काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर प्रश्न जो है नवपाषाण काल से ही पूछी जाती है। तो देखिए नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। यहाँ पे वस्त्र बुनाई का भी साक्ष्य मिला था, वस्त्र की बुनाई की जाती थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो मनुष्य थे वो अस्थाई निवास करना प्रारंभ कर दिए थे, अस्थाई निवास करते थे। और यहाँ पे नवपाषाण काल में मनुष्य ने एक पालतू जानवर बनाया था, पालतू के रूप में कुत्ते को बनाया था। किसको, कुत्ते को बनाया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आग का प्रयोग अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो वो नवपाषाण काल में हुआ था, आग का प्रयोग। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आग का खोज कब हुआ था, आग का खोज कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके पूरा पाषाण काल में। ये बातें यहाँ पे कंफ्यूजन वाली होती है। तो ये हुआ था पूरा पाषाण काल में। खोज की बात करें तो पूरा पाषाण काल, जबकि सर्वाधिक प्रयोग की बात करें तो नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो ये नवपाषाण काल की विशेषता है। और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था, वस्त्र बुनाई की कला सब जान गए थे, अस्थायी निवास करते थे, पालतू कुत्ते को बनाए हुए थे, आग का प्रयोग करते थे। और आग का खोज अगर पूछ रहे तो पूरा पाषाण काल में हुआ। ये आग का खोज अगर आपसे पूछे कि विधिवत आग का प्रयोग कब हुआ
था तो नवपाषाण काल में करेंगे। या फिर आग का सर्वाधिक प्रयोग किस काल में हुआ था तो नवपाषाण। जबकि पूछे आग का खोज किस काल में हुआ था तो पूरा पाषाण काल मारेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वर्षा से संबंधित प्रश्न हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उत्तरी भारत में जो सर्दियों में वर्षा होता है उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ होता है, पवनें क्या करती हैं पश्चिमी विक्षोभ में पश्चिम साइड की ओर से नमी युक्त हवाएं आती हैं और भारत में आकर के भारत के उत्तरी भाग में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, और ये जो है उत्तरी वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कहाँ से उत्पत्ति होती है, ये बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति कहाँ से होता है तो भूमध्य सागर से ये नमी लेकर के आती है, अन्य सागरों से भी लेती है, लेकिन सर्वाधिक जो बातें हैं वो भूमध्य सागर से ही किया जाता है, ज़्यादा वो नमी भूमध्य सागर से लेकर के आती है। अब कुछ बातें हैं भारत में, अगर आपसे पूछे वर्षा से संबंधित, यहाँ पे वर्षा, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होता है तो ये बातें अगर आपसे पूछे तो मासीन राम में होता है। मासीन राम कहाँ पे, मेघालय, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होता है, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होता है तो लेह में होता है न्यूनतम वर्षा भारत में, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासीन राम मेघालय में। अगर न्यूनतम वर्षा पूछे तो लेह में होता है, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है लेह में होती है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा अगर आपसे पूछे कि किस मानसून से होती है तो ये आप लोग बताएंगे कौन सा मानसून है जो सर्वाधिक भारत में वर्षा कराता है, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में सर्वाधिक वर्षा कराता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कहाँ पे वर्षा होता है तो केरल के तट पे होता है। केरल के तट को क्या कहा जाता है तो मालाबार, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मालाबार तट पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये वर्षा से संबंधित इतने प्रश्नों को याद रखेंगे, वर्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी बताया गया। तो देखिए उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग ये पूछा गया सैकड़ों बार एग्जाम में। पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण होता है, उत्पत्ति पश्चिमी विक्षोभ का होता है भूमध्य सागर से, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीन राम, विश्व में सर्वाधिक वर्षा ये कहाँ पे होती है मासीन राम मेघालय में। भारत में अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है तो ये होती है आपके लेह लद्दाख में। ठीक, सर्वाधिक वर्षा जो भारत में होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले केरल में वर्षा होती है, केरल के मालाबार तट पे वर्षा होती है। कोरोमंडल तट का तमिलनाडु वाले तट को कहते हैं। कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है, कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पवनों में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों में विक्षेपण होता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस बल जब आप लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा कोरियोलिस बल की इसी में उत्पत्ति होती है। तो ये भी बातें आप लोग, कोरियोलिस बल की भी उत्पत्ति होती है इसी के कारण दिन एंड रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी के घूर्णन की बात करें कि पृथ्वी के घूर्णन का बात करें क्या किसे कहते हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी क्या कहती है अक्ष पर घूमती है, कोई भी चीज अक्ष पर घूमती है तो कोई भी चीज जब अक्ष पे घूमती है तो उसको कहते हैं, तो उसे कहते हैं घूर्णन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की परिक्रमण काल बता दीजिए, परिक्रमण से कौन कौन सी घटना होती है तो पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन की घटना अगर आपसे पूछे किस वजह से होती है तो ये घटना होती है परिक्रमण काल की वजह से। और जो परिक्रमण काल है पृथ्वी के उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वार्षिक गति। क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है वार्षिक गति, पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जब परिक्रमण काल यानी कि सूर्य का चक्कर लगाना, सूर्य
का पृथ्वी जब चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। तो पौरों में विक्षेप उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, दिन और रात होते हैं। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। अगर आपसे पूछे कि ऋतु परिवर्तन होता है, ये पृथ्वी के परिक्रमण काल की वजह से होता है और इसे वार्षिक घूर्णन काल, परिक्रमण काल को कहते हैं वार्षिक गति। और घूर्णन का परिक्रमण का मतलब पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है उस समय को कहते हैं परिक्रमण काल। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहली शताब्दी में, ईस्वी की जो पहली शताब्दी होती है उसमें इसका आयोजन होता है। और इसका आयोजन जो है वो कुंडल वन में होता है। कहाँ पे? कुंडल वन, जो कि कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो कनिष्क के समय में पहली वाली बौद्ध संगीति, ये चौथी वाली बौद्ध संगीति थी। किस नंबर का था? तो चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 483 बीसी में। कब हुआ था पहला बौद्ध संगीति? हुआ था ये 483 बीसी में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था राजगृह में। और इस समय शासन था किसका? अजातशत्रु का। इस समय शासन था अजात शत्रु का। इससे पहले वाले क्लास में इसको बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो ये 383 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 383 बीसी में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये वाला जो हुआ था वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। अगर आपसे पूछे इस समय शासन किसका था, तो इसमें था शासन कालाशोक का। किसका शासन था? कालाशोक का शासन था। अगर आपसे पूछे कि तीसरी वाली बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये 255 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 255 बीसी में। और इस समय ये कहाँ पे हुआ था? तो ये वाला हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इस समय शासन किसका था? तो इस समय शासन था अशोक का। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो चौथा वाला जो बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में, ईस्वी की पहली शताब्दी में हुआ था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कुछ नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है। अभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो इटामकी नेशनल पार्क है ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागालैंड में स्थित है। इसी तरह से कुछ नेशनल पार्क हमारे पास हैं, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ में? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उत्तराखंड, ये जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है। ये कैसे इतना भारी गलती हो जा रहा है भाई। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जबकि जिम कॉर्बेट वाला जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि पंचमढ़ी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी। और मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मानस नेशनल पार्क तो ये असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मुरलेन नेशनल पार्क तो ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ पे? मिजोरम। मैं से मिजोरम, मैं से मुरलेन। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि इटामकी राष्ट्रीय उद्यान ये नागालैंड में स्थित है, मुरलेन पूछ ले तो मिजोरम में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, पंचमढ़ी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में, और मानस जो है असम में स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तो इस प्रश्न में हम लोग कुछ परियोजनाओं के बारे में और उन किस नदी पे बना हुआ है ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे तुलबुल परियोजना, तो ये बना हुआ है झेलम नदी पे। ये किस नदी पे बना हुआ है? झेलम नदी पे बना हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहीं पे और परियोजनाओं के बारे में, जैसे सलाल परियोजना, ये बना हुआ है चेनाब नदी पे। किस नदी पे? चेनाब नदी। अगर आपसे पूछे कि अलमाटी बांध,
अलमाटी बांध अगर आपसे पूछे किस नदी पे बना हुआ है, तो ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नागार्जुन सागर बांध का किस राज्य में बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध ये किस राज्य में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपके, ये भी कृष्णा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? कृष्णा नदी। लेकिन ये अंतर इसमें क्या है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये बांध आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध के बारे में हमने बताया कि हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है, तो ये महानदी पे स्थित है। किस नदी पे? महानदी पे। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस तरह से सभी नदियों और उन किस राज्य में स्थित है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे स्थित है, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर बांध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बांध है कृष्णा नदी पे, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए भाई, आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। तो पूरा क्लास हमने मेहनत से आपको पढ़ाया, आप लोग भी मेहनत से पढ़िए और जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनके उसके उत्तर अच्छे से दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।